नमस्कार, मैं अर्चना आपका स्वागत करती हूँ हंगामा टाइम्स से। इस समय हम लोग हैं यूपी प्रेस क्लब में, जहाँ पे अखिल भारत हिंदू महासभा के 2022 को लेकर की तैयारी क्या है, इसको लेकर बैठक रखी गई है। राष्ट्रीय महासचिव आए हुए हैं और उन्होंने प्रेस वार्ता रखी हुई है कि किस तरीके से 2022 के लिए तैयारी है। और राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे ने बहुत सारी बातों को उठाया है, वर्तमान सरकार के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए हैं कि जिस तरीके से वर्तमान सरकार बोलती है हिंदू राष्ट्र और हिंदूवाद का जब साथ देने का बात आता है तो अपने वादों से मुकर जाती है। जब हमारी सत्ता 2022 में अगर आती है तो हम सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात करेंगे। आइए चलते हैं, देवेंद्र पांडे से बात करते हैं कि किस तरीके से 2022 के लिए तैयारी की है। श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। 1950 में ये पहल नहीं की होती तो क्या कृष्ण जन्मभूमि में किसी राजनीतिक पार्टी ने मंदिर बनाया? हमने कुतुब मीनार जिसे आप कहते हो उसका मुकदमा लड़ा है, उसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया है। क्या किसी ने उसको विजय स्तंभ घोषित किया? मैं नहीं कहता कि कुतुब मीनार मुसलमानों ने बनाया कि हिंदुओं ने बनाया, लेकिन कुतुब मीनार अगर आप लोग गए हैं तो उसके ठीक सामने 10 बाई 10 की एक चट्टान लगी है जो भारत सरकार द्वारा लगाई गई, और उस चट्टान में लिखा हुआ है हिंदुओं और जैनियों के 27 मंदिरों को ध्वस्त कर इस स्तंभ को इस्लामिक लुक दिया गया। तो लुक क्या होता है? ग्रीन पाउडर लगा दिया गया, ये लुक होता है। अर्थात वो विजय स्तंभ पहले से बना हुआ था। निश्चित तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वहां कोशिश की, उससे 30 फीट की दूरी पर एक पागल मीनार कहलाती है, कंकड़ पत्थर जोड़कर करीब 15 फुट ऊंचा एक टीला बनाया गया जिसे पागल मीनार कहते हैं। उसने बनाने की कोशिश की थी, कुतुब मीनार से हम ऊंचा बना लेंगे, लेकिन पागल सो पागल 30 फुट से ऊंचा वो ढांचा नहीं बना पाया। आज भी वो वहाँ पागल मीनार के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके के मुकदमे हमने लड़े हैं, जिसके परिणाम राम जन्मभूमि के फैसले के रूप में आपके सामने है। ये हमारी निरंतर संघर्ष की यात्रा है, ये हमारा कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, ना आज का हमारा एजेंडा है। ये सतत निरंतर चलने वाला अभियान है। हिंदुओं की धार्मिक धरोहरों के ऊपर जो कलंक गुलामी का लगा हुआ है उसको मिटाना हमारा एजेंडा था। गौ की रक्षा करना हमारा एजेंडा था। मंदिर मठों संतों का सम्मान करना और उनकी परंपरा की रक्षा करना हमारा एजेंडा था। और ये सारा एजेंडा आकर एक जगह केंद्रित हो जाता है कि अगर हम इसको फुटकर में करेंगे तो 200-400 साल लगेंगे। तो उसको यूनाइटेड करके एक लाइन यही सर ये बताइए, आज की जो बैठक रखी गई है किस उद्देश्य से? आज की बैठक ये है, पत्रकारों के साथ हमारी चर्चा जो है, भारत में बहुत से हिंदुओं को कलंकित किया गया राजनीति के चलते। किसी को कहा गया कि तुमने गोधरा कांड किया, किसी को कहा गया तुमने मालेगांव में बम ब्लास्ट किया, किसी को कहा गया कि तुमने बाबरी विध्वंस किया, और इन सब के ऊपर चार्ज लगे और सबको दोषी बनाकर इनके ऊपर मुकदमे चले। मुकदमे चलने के बाद किसी को न्यायालय से, स्थानीय न्यायालय से, किसी को हाई कोर्ट और किसी को सुप्रीम कोर्ट ने दोषी नहीं माना, अर्थात वो दोषी नहीं थे। ऐसे लोग जिन्होंने राष्ट्र का काम किया, धर्म का काम किया, उन्हें दोषी बनाकर प्रचारित किया गया और उनकी समाज में पुनः सामाजिक स्थापना नहीं हुई। उनके समाज को पुनः स्थापित करने का काम किसी संगठन ने, राजनीति ने या सरकार ने नहीं किया। ऐसे लोगों को हम मंच में ले आकर सम्मानित करना चाहते हैं, उनको राष्ट्रभक्त की उपाधि से सम्मानित करेंगे। ये हमारा प्रमुख एजेंडा है। और उसके साथ ही हिंदुओं की जहाँ भी दुर्गतियाँ हो रही हैं, हिंदुत्व के नाम पर बड़े घोटाले हुए, हिंदुत्व के नाम पर अभी राम जन्मभूमि में शायद भारत का पहला व्यक्ति मैं हूं जिसने राम जन्मभूमि के ऊपर हुए 1400 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया, जिसका जवाब तो नहीं हुआ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस प्रमुख तक को रात में 2 बजे आपातकालीन बैठक करनी पड़ी। और इन सब ने मिलकर अशोक सिंघल को बलि का बकरा बनाया और अशोक सिंघल को नियुक्त किया गया कि आप पांडे जी से बात करो। उन्होंने हमारे साथ पत्राचार भी किया, संवाद भी किया, लेकिन हमारा प्रश्न यथावत खड़ा रह गया कि वो 1400 करोड़ रुपए जो राम जन्मभूमि के नाम पर इकट्ठा हुए थे वो कहाँ है।
उसका खुलासा आज तक नहीं हुआ। और हमारी बात को पुष्ट तो इन लोगों ने तब कर दिया जब पर सेकंड के हिसाब से 5-5.5 लाख रुपए ज़मीन की कीमत बढ़ी। हमने 1 घंटे पहले जो ज़मीन खरीदी 2 करोड़ में, वो 40 करोड़ की हो रही है। तो घोटाले तो ये कर रहे हैं, और घोटाले इनका जो करने का तरीका है वो धर्म आधारित है। ये ज़्यादा तकलीफ की बात है। जिस धर्म में जीवित हो, जिस धर्म और समाज के नाम पर आप वोट ले रहे हो, और जिस समाज के और हिंदुत्व के नाम पर आपने इतना बड़ा पद हासिल किया, चाहे मुख्यमंत्री का हो चाहे प्रधानमंत्री का, उसको तो कम से कम छोड़ दो। तो हमारी लड़ाई ये है कि हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो ठगी हो रही है, जो ये हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, तो एक जागरूकता अभियान है। और इस जागरूकता अभियान के बाद हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के हमारे संगठन के जो साथी हैं, आज भी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय बैठे हुए हैं, हम लोग जल्दी निर्णय लेंगे कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा को लेकर हिंदू महासभा की क्या भूमिका होगी। हम चुनाव लड़ें तो कितनी ताकत से लड़ें, कितनी सीटों में लड़ें, हमारा एजेंडा क्या हो, इस विषय में हम नेक्स्ट मुलाकात करने की क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश में हमारा विधि संगत चुनाव होता है प्रदेश अध्यक्ष का, 2 साल का कार्यकाल होता है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय का कार्यकाल पूरा हुआ। अब कार्यकाल जब पूरा हो जाता है तो चुनाव होता है। तो हमारे पास जो समय है अभी, तो 6 महीने के अंदर अभी हमारा सबसे संवाद हुआ है, उस कार्यकारिणी की पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और आज ही कई बड़े पदाधिकारियों को घोषणा भी हुई है, और ये निरंतर 2 से 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया जाएगा। किन पदाधिकारी की घोषणा करी है? आज कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आदरणीय आचार्य विजय जी हैं, जिला अध्यक्ष के रूप में आदरणीय राठौर साहब हैं। इस तरीके से करीब 10-12 भदौरिया साहब जिला अध्यक्ष के रूप में आज घोषित हुए हैं। कई पदाधिकारी आज बदले गए हैं, और इस संबंध में जल्दी ही एक प्रेस नोट भी जारी करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष। हाल ही में जो लखीमपुर की कांड हुआ है, जिससे किसानों को जो लोन दिया गया, इस बारे में क्या कहेंगे? इस पे कहने लायक कुछ इसलिए नहीं है कि भारत में जब भी चुनाव का समय होता है, अधिसूचना लगने में 2-4 महीने बाकी होते हैं, तो दंगे, एक्सीडेंट, बम ब्लास्ट, ये एक आम धारणा बन गई है। मुझे भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो ये कांड है वो एक बड़ा राजनीति से प्रेरित है। एक मीडिया दिखाता है कि भाजपा के मंत्री ने रौंद दिया, दूसरा वीडियो थोड़ी देर बाद आता है, एक पुलिस वाला डंडा लेकर एक व्यक्ति की गवाही दिलवाता है कि बोल साले कि कांग्रेस का मंत्री की गाड़ी थी। तो इसमें भरोसा किसके ऊपर करेंगे? हमारे पास जो खबर छन के आएगी वो देने वाले मीडिया के लोग हैं, आप लोग हैं। और जब वहाँ ही कंट्रोवर्सी है, मीडिया ही डिसाइड नहीं कर पा रहा कि क्या है, वहाँ के लोगों से मुलाकात नहीं की जा सकती, उनसे संवाद नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में ये एक राजनीतिक स्टैंड के अलावा मेरी जानकारी में कुछ भी नहीं है। और एक तरफ अभी मुख्यमंत्री का बयान है, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। बीजेपी ने सोशल मीडिया में चलाया और मीडिया में कहा कि उस पर किसानों के भेष में आतंकवादी थे। मैं बीजेपी की बात मान लेता हूँ, मैं भी बीजेपी के साथ खड़ा होकर आतंकवादी चिल्लाता हूँ, लेकिन इसी बीजेपी ने फिर घोषणा कर दी कि जो मृतक है उनको 40-45 लाख रुपया दिया जाएगा। तो एक तरफ आप कहते हो कि वो आतंकवादी हो, दूसरी तरफ उनको 50 लाख रुपया दे रहे हो, तो आतंकवादी वो है कि आप हो? ये डिसाइड होना चाहिए ना। अगर वो आतंकवादी है तो फिर कंपनसेशन क्यों, और अगर आतंकवादी नहीं है तो फिर आतंकवादी कहकर संबोधन क्यों? तो ये लोगों का जो ये राजनीतिक खेल है ये दुखदाई है। इससे राष्ट्र की अस्मिता खतरे पे जा रही है। आप लोगों की खबर को सिर्फ भारत का व्यक्ति नहीं, पूरी दुनिया का व्यक्ति देखता है। मुझे इस बात का गर्व है कि जब मैं बात करता हूँ तो लंदन जैसे अखबार हमारी बात को प्रमुखता से छापते हैं। उस समय हम भारत की गरिमा का ध्यान रखते हुए अपनी बात कहते हैं, और यहाँ देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उस पार्टी का प्रमुख व्यक्ति जब ऐसी बात करता है कि आतंकवादी है और 1 घंटे बाद उसको कंपनसेशन देता है, एक तकलीफ की बात बनती है कि पहले आप एक जगह स्थायी तो हो जाओ, आप कहना क्या चाह रहे हो, सत्यता क्या है। तो ये स्थिति ऐसा लग रहा है कि लखीमपुरी जो है वो लखीमपुर खीरी वो सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। इसकी तह तक सरकार की जाने की हिम्मत ही नहीं है। जैसे नरेंद्र गिरि जी की हत्या हुई, नरेंद्र गिरि जी की हत्या में एक बात तो स्पष्ट है, सारे अखाड़े ने माना कि नरेंद्र गिरि इतने कमजोर मानसिकता के व्यक्ति नहीं थे कि आप हत्या करें। दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि उप मुख्यमंत्री नरेंद्र गिरि से मुलाकात करने जाते हैं, 1 दिन पहले 2 घंटे बैठकर चर्चा करते हैं। मुझे एक व्यक्ति ब्लैकमेल कर रहा है, मेरे बगल में उप मुख्यमंत्री बैठा है और उस प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बैठा है जो आतंकवादियों और अपराधियों को दौड़ा के गोली मारता है। तो क्या नरेंद्र गिरि उनसे नहीं कह सकते थे कि ये व्यक्ति मुझे ब्लैकमेल कर रहा है? और उप मुख्यमंत्री क्या इतने क्षमतावान नहीं थे कि उसका गिरबान में हाथ डालकर ले आते और उसको कस्टडी में डाल देते? कुछ नहीं, पूर्व नियोजित हत्या है।
जांच एजेंसियां कुछ भी कहें, हिंदू महासभा का कोई भी व्यक्ति इस बात को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि नरेंद्र गिरि ने आत्महत्या की है। चुनाव के करीब आते ही हत्या एक्सीडेंट होने लगते हैं, ये चिंतन की बात। एक सवाल और आपसे करेंगे, 2022 में चुनाव नजदीक है, आपके प्रत्याशी किस सीटों पर उतरेंगे? अभी तो इसके लिए हम एक प्रदेश स्तरीय बैठक करेंगे। अभी पूरे प्रदेश का दौरा हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और प्रदेश की टीम कर रहे हैं। जैसे ही वो दौरा कंप्लीट हो जाएगा 1-2 महीने के भीतर, उसके बाद हम एक बैठक करेंगे। उस बैठक में अपने एजेंडे का निर्धारण करेंगे, साथ में ये निर्धारित करेंगे कि हमें चुनाव लड़ना है तो कितनी सीटों पर लड़ना है और हमारी प्लानिंग क्या होगी। गठबंधन करेंगे आप? गठबंधन किससे करेंगे? हम हिंदू महासभा हैं। हिंदू महासभा का गठबंधन किससे हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि हिंदू महासभा की सोच का इस भारत के अंदर कोई राजनीतिक दल है। अगर कोई राजनीतिक दल है तो हमें प्रूफ कर दे, हम उसके बारे में चिंतन करेंगे। बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक अफवाह उड़ाई थी कि कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। अरे कांग्रेस से गठबंधन कैसे होगा? वो गांधी हैं और गोडसे हैं। गांधी और गोडसे का गठबंधन होता है क्या? ये अफवाहें हैं, इस पे नहीं पड़ना चाहिए। जो भी अधिकृत बयान होगा उसके लिए प्रदेश में आदरणीय पीयूषकांत वर्मा जी हिंदू महासभा की तरफ से अधिकृत हैं। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में श्री चतुर्वेदी जी हैं। कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में हमारे आचार्य जी हैं। जो भी हिंदू महासभा की प्लानिंग होगी, जिस प्लानिंग पे हमें चलना है, अगर स्थानीय कोई समाचार प्रकाशित होगा तो अधिकृत समाचार वही माना जाएगा। उसके अलावा अगर कोई कुछ कहता है तो बहुत से लोग अफवाह उड़ाते हैं, उसे आप अफवाह मानिए, मेरी आपसे विनती है। वर्मा हूँ, आपके आशीर्वाद से कार्यकारी अध्यक्ष का पद हमारे पास है। अब हम लोग नवंबर और दिसंबर में पूरे प्रदेश में हिंदू जन जागरण रैली का आयोजन करने जा रहे हैं, जो नवंबर से शुरू हो जाएगी। नवंबर के लास्ट में अपना लखनऊ से करेंगे, जिससे पूरे शहर में हिंदू को जागरूक करने की तैयारी करेंगे। और ये धीरे धीरे करके नवंबर और दिसंबर में पूरे प्रदेश में जन जागरण रैली की तैयारी कर रहे हैं हम लोग।